नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको वसंत भाग 2 क्लास 7 का जो पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है ये पाठ। इसकी मैं संपूर्ण व्याख्या करूँगा। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक तरह से क्लास टीचिंग, जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से आपको समझने का अवसर प्राप्त होगा। शर्त यह है कि आपको समय देना होगा और इस वीडियो को पूरा सुनना होगा। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारतीय तक सीमित नहीं है। कहने का मतलब है कि जब ये पाठ लेखक के द्वारा लिखा गया होगा, काफ़ी समय बीत गया। उदाहरण ये है कि लगभग 2-3 दशक का ये जो पहले का दौर है, उस समय कई कारणों से हमारे देश में जो खान पान की जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों तक सीमित थी, उनमें क्षेत्र का विस्तार हुआ है, उनमें बदलाव आया है और वो अपनी स्थानीयता को छोड़ करके, यानी जिस क्षेत्र में वो प्रचलित थे, दूसरे क्षेत्रों में भी वो प्रसार हो रहा है, उनका वो पहुंच रहे हैं और लोग उन्हें अपना भी रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने, लेखक ने कहा कि जो चीज़ें जैसे इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम आदि, ये दक्षिण भारतीय व्यंजन है और वहाँ तक पहले प्रचलित थे, लेकिन अब वो वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश के और खासकर उत्तर भारत के सभी शहरों में वो उपलब्ध है। और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, वो लगभग पूरे देश में फैल गई है। ढाबा संस्कृति ये है कि सड़कों के किनारे, हाईवेज़ के किनारे जो रेस्टोरेंट या होटल खुल जाते हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए सफ़र के दौरान, विशेषकर जो यातायात के और माल ढोने के जो साधन है, ट्रक वगैरह है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता है कि उन्हें एक देसी भोजन, अपने घर का भोजन वहाँ सहजता से मिल जाता है। तो वो जो छोटे छोटे होटल्स हैं, जिन्हें ढाबा कहा जाता है, उसकी संस्कृति अब पूरे देश में फैल चुकी है। वो आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जबकि एक समय ऐसा था कि यदि आपको कहीं दूर देश की यात्रा, यानी इसी देश में किसी दूसरे भाग की यात्रा करनी है, तो अपने भोजन का साधन स्वयं लेके जाना होता था। या तो आप पकवान बांध कर ले जाइए, या आप कच्चा आटा है और भी ऐसी चीज़ें लेकर के जाइए, और आपको अगर कहीं जाना है तो खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सड़क के किनारे, बड़े बड़े हाईवेज़ के किनारे इतने ढाबे हैं, आप कहीं भी आप अपना साधन रोकिए और आनंद लीजिए घरेलू चीज़ों का, घर की बनी हुई चीज़ों का। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारत की जो रोटी, दाल और साग, जो यहाँ का एक विशेष भोजन है और सहजता से उपलब्ध होने वाला जो भोजन है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। फास्ट फूड, जो तुरंत पकने वाला भोजन है, उसका चलन अब बड़े शहरों में तो है ही, साथ ही साथ छोटे शहरों और कस्बों, गाँव तक में भी फैल रहा है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा गांव है तो वहाँ भी अब ये छोटे छोटे लोग रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। एक ज़माने में ये कुछ लोगों तक ही चीज़ें सीमित थी, जैसे फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स आदि। चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रह गए, यानी जो विदेशी व्यंजन हैं वो भी अब इस देश में उपलब्ध होने लगे हैं। कस्बों तक उनकी पहुंच आसानी से हो गई है। 2 मिनट्स नूडल्स, यानी बहुत कम समय में पक जाने वाले, तैयार हो जाने वाले नूडल्स, पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन भुजिया, दाल, या बहुत सी चीज़ें हैं जिनके स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन अब आलू के चिप्स या अन्य चीज़ों से बने जो चिप्स हैं, केले से भी बने जो चिप्स हैं, बहुविज्ञापित विज्ञापन के माध्यम से अब वो तेज़ी से घर घर तक फैल रहे हैं। पहले आप जानते होंगे कि होली का जब त्यौहार आता था, उससे पहले महिलाएं चिप्स तैयार करने लगती थी। साबूदाना के हैं, आलू को छील करके, आलू उबाल करके उनसे चिप्स बनाए जाते थे। आज अब मार्केट में पैकेट बंद चीज़ें इतनी उपलब्ध हैं, किसी भी मौसम में, किसी भी त्यौहार पे और किसी भी समय आप आसानी से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया, ये जो गुजराती व्यंजन होते थे, वहाँ के जो स्थानीय व्यंजन हैं, अब
भी देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर के खाए जाते हैं। यानी अब गुजरात की जो भी बनी चीज़ें हैं वो भी देश के अनेक हिस्सों में, बंगाली मिठाइयों की रस भरी सिर्फ चर्चा ही नहीं होती है कि जैसे कभी आप बंगाल गए या बंगाल से विशेष ऑर्डर दे करके, सभी तो मंगवा नहीं सकते, लेकिन जो मंगवाते थे अब उनका सिर्फ आप चर्चा ही नहीं कर सकते हैं कि जब हम कभी बंगाल गए थे तो ऐसा वो वहाँ की मिठाई खाई थी, या बंगाल से जो मिठाई आई है वो बहुत अच्छी। अब तो वो कई शहरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन और पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्य वर्गीय जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, जिसके पास अपनी भोजन पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धनराशि होती है, पर्याप्त पैसा होता है और वो खर्च करते भी हैं। गरीब आदमी है तो उसके तो यह है कि भोजन पेट भरने के लिए जो भोजन चाहिए उसे वही उपलब्ध हो जाए, उसकी जद्दोजहद या उसकी समस्या वही होती है। जो अमीर आदमी है उसके लिए तो किसी भी समय या पहले भी सभी चीज़ें उपलब्ध थी, वो कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकता है, ऑर्डर कर सकता था। लेकिन जो मध्य वर्ग है उसके पास इतना अधिक पैसा नहीं होता कि वो किसी भी समय कहीं से भी मंगवा ले, या इतना कम भी नहीं होता है कि उसे खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध करना मुश्किल हो। तो अगर उसके पास ये चीज़ें सहजता से मिल जाएंगी, वो अपने आसपास के मार्केट में, अगर बाज़ार में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, तो वो ज़रूर अपने भोजन में उन चीज़ों को शामिल कर लेता है। जैसे लोग वीकेंड में है और मंथली है या कोई जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं और अच्छी सी चीज़ें खाते हैं। तो मध्य वर्ग के जो वर्ग के लोग हैं उनके भोजन में इन चीज़ों की पहुंच अधिक हो गई है। उनकी जो भोजन है उनमें विविधता आ गई है और कई चीज़ें वो शामिल कर सकते हैं, घर में भी बना करके और बाज़ार से भी, रेस्टोरेंट से, ढाबों से भी। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अंग्रेजी राज में, अंग्रेज़ों के समय में ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, यानी उसकी पहुंच सभी तक नहीं थी, केवल उच्च वर्ग तक ही वो सीमित थी। और आज स्थिति ये है, उसका विकास इतना हुआ, उसकी पहुंच कस्बों तक हो गई और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी और तली जाती है। अब ब्रेड उच्च वर्ग की पहचान नहीं रह गई, वो हर भारतीय, हर आम आदमी तक उसकी पहुंच हो गई है। खान पान की इस बदली हुई जो तस्वीर है, बदली हुई जो संस्कृति है, उसने नई पीढ़ी को बहुत अधिक प्रभावित की है। जो न्यू जनरेशन है उसके खान पान में ये चीज़ें अधिक शामिल हुई है। जो पुराने लोग हैं, परंपरागत लोग हैं या पुरानी जो पीढ़ी है, वो अपने स्थानीय व्यंजनों को ही अधिक महत्व देती आई है और उन्हीं का प्रयोग करती आई है। लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं उसमें नए नए स्वाद लेने के लिए, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करने और नई नई चीज़ों को बनाने की जो इच्छा है वो बहुत अधिक हो गई है। पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में नई पीढ़ी बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आजकल इंटरनेट से, गूगल से बहुत सी रेसिपी आप आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और आप उसे देख करके और अपनी किचन में भी बना सकते हैं। अब इतनी समस्या नहीं है कि ये दादी नानी या कोई बताएगा तभी हम उससे सीख करके व्यंजन बनाएंगे। आज आपके पास सिखाने के लिए बहुत से टीवी चैनल्स हैं, बहुत से प्लेटफार्म्स इतने हैं नेट पे, वहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं, जैसे बम्बई की पाव भाजी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे बम्बई में पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, 60 के दशक में छोले कुलचे की ने दुनिया को बदल दिया। इसी तरह से अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे मथुरा के पेड़े, खोया से, दूध से ही ये चीज़ें बनती हैं। मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध थे। आगरा का पेठा और नमकीन, लेकिन अब उनमें ये बात नहीं है। ये बात नहीं है मतलब कि व्यावसायिकता घर कर गई है। लोग इसमें मुनाफा कमाने के चक्कर में जो इसकी प्योरिटी है, जो इसकी शुद्धता है, वो भी कम हो गई है। मिलावटखोरी बढ़ गई है और जिससे जो उनकी पहचान थी उस क्षेत्र की, वो भी फीकी पड़ने लगी है या उसमें भी लोगों में खोट आने लगी है। तो यानी जो चीज़ें बची हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो फल और खाद्यान्न जो मिलते थे, जो व्यंजनों में, पकवानों में प्रयोग किए जाते थे, उनको बनाने में अब लोगों के पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। लोग कामकाजी उतने हो गए हैं, मार्केट में ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो बहुत ही महंगी हो गई हैं। इसलिए अब जो गृहिणियां हैं, घरेलू महिलाएं हैं,
तो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो खरबूजों के बीज को सुखाएं और उसे छील करके रखें। बहुत छोटे बीज होते हैं और उन्हें छीलना, उनका छिलका उतारना काफ़ी समय लगता है और काफ़ी अभ्यास की बात होती है। वैसे बाज़ार में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से भी हम कम प्रयोग कर पा रहे हैं। पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम महिलाएं घर में ही तैयार कर लेती थी और उनसे व्यंजन तैयार करना आज के समय में दुस्साध्य हो गया है, यानी कठिन हो गया है। तो कहने का मतलब है कि स्थानीय व्यंजनों के प्रचलन में भी अब थोड़ा सा कमी आई है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। कमी के पीछे एक कारण दूसरा भी है कि हमारे पास विकल्प बहुत से उपलब्ध हो गए हैं, हम दूसरे क्षेत्र के व्यंजनों को भी बनाने लगे हैं, तो इसलिए हमारे अपने जो व्यंजन थे स्थानीय, उनका प्रयोग कम हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो होती थी फ्रीक्वेंसी बनाने की वो कम हो गई। तो जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा भी हो रही है, जो बाहरी व्यंजन है, जटिल प्रक्रियाओं वाली जो चीज़ें थी वो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं से देख करके लोग बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं। अब शहरी जीवन है, जो शहर का जीवन है, जिसमें बहुत ही तेज़ी है, भागम भाग है, लोग अपने काम के सिलसिले में, आजीविका के सिलसिले में और जो नौकरी के सिलसिले में है, समय इतना अधिक देना पड़ता है कि खुद के लिए समय नहीं बचता, अच्छे से खाना पान के लिए समय नहीं बचता है। और फिर कमर तोड़ महंगाई, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं लगातार, तो समय का अभाव और वस्तुओं की महंगाई से धीरे धीरे इनका जो प्रयोग है, जिन व्यंजनों को बनाने में समय अधिक लगता था और चीज़ें महंगी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती थी, उनका प्रयोग कम हो गया है और जिससे व्यंजनों का जो स्वाद है वो फीका पड़ने लगा। बिना मेवा, जो ड्राई फ्रूट्स है, मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें छुहारा, किशमिश, चिरौंजी, मखाने, ये सारी चीज़ें हैं, उन्हें उनकी महंगाई की वजह से भी उनका प्रयोग कम हो गया। और प्रयोग, जब ये चीज़ें कम प्रयोग डाली जाएंगी अगर सामग्री में, तो स्वाभाविक है कि स्वाद में अंतर आएगा। तो इन्हें लगातार बनाने की कौन सोच पाएगा। ये कि तीज त्यौहार या आपका बर्थडे है या कोई विशेष अवसर है, उस तक ही सीमित रह गई हैं चीज़ें। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित मीन्स मिक्स्ड, मिश्रित का मतलब ये है कि अपने क्षेत्र का जो स्थानीय व्यंजन है उसका प्रयोग करना, साथ ही दूसरे क्षेत्रों का, दूसरे जगह के जो व्यंजन हैं उनका भी प्रयोग करना। तो हमारी किचन में कई जगह की चीज़ें मिक्स्ड हो गई हैं, कई जगह के व्यंजन हम बनाने के हमें अवसर उपलब्ध हुए। इसे अवसर के रूप में देखा जाए, इसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं, पॉजिटिव पक्ष हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की जो विधियां हैं वो उपलब्ध हैं। इसके कई कारण हैं, कामकाज भी है, बच्चों को स्कूल जाना है, टाइमिंग बहुत सुबह से है, 7 बजे से है, तो आप जो परंपरागत व्यंजन है जिसमें समय अधिक लगता है उसको बनाएंगे तो समय से आप बच्चों को नाश्ता नहीं दे पाएंगे, अपने घर के अन्य सदस्यों को नाश्ता नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बहुत कम वक्त लगता है और तैयार हो जाती हैं, तो वो भी हमारे पास अब उपलब्ध होने लगी हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी सुयोग, सुंदर योग, अवसर मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से, किन्हीं खास रूपों में। खास रूपों में यह है कि हाँ, अलग वो भी एक बात है कि अब निखालिस रूप से यानी शुद्ध रूप से ये व्यंजन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी हम बना नहीं पाते। उपलब्ध तो सारी चीज़ें हैं, हमारे अपने कारण हैं, चाहे चीज़ों को हम खरीद ना पाएँ, यानी हम आम आदमी, और या हम समय ना दे पाएँ, इसलिए वो शुद्ध रूप में नहीं है। लेकिन अवसर हमारे पास बहुत हैं जहां हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आज़ादी के बाद भी उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों यानी ट्रांसफ़र और का एक जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन और डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। कहने का मतलब, आज़ादी के बाद हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ, नौकरियों के अवसर आए और यातायात के साधनों ने अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में भी नौकरियां करने के अवसर दिए। हम वहां जा सकते हैं और अपने घरों को आसानी से लौट सकते हैं। तो जब परिवार के साथ लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अपने साथ भाषा, अपने साथ संस्कृति, पहनावा और भोजन सब लेकर के जाएंगे।
और जब हम अपने आसपास पड़ोस में जहाँ रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, खासकर केंद्रीय स्तर की जो सर्विस है, नौकरियाँ हैं, तो अगर कोई पंजाबी, कोई बंगाली या कोई केरल का मलयाली आदमी एक जगह रह रहा है, तो आपस में जो हमारे रिलेशन बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, उठते बैठते हैं पड़ोस में। तो हम अपने त्यौहार में, मान लीजिए कोई पंजाबी है और पंजाबी अपने भोजन बनाएगा, मक्के की रोटी है और सरसों का साग है, और साउथ इंडियन का अगर व्यक्ति है वो अपने किसी अवसर पर इडली डोसा सांभर बनाएगा और एक दूसरे को आप आमंत्रित करेंगे, तो धीरे धीरे सीखेंगे भी, एक दूसरे की किचन में जाकर के वो चीज़ें बनेंगी और इस तरह से विस्तार हुआ। अगर स्कूलिंग को देखें, अगर बच्चे अलग अलग क्षेत्रों के एक स्कूल में पढ़ने जाएंगे और जब वो टिफ़िन लेकर के जाएंगे, तो वो स्वाभाविक है कि अपने घरों से जो चीज़ें लेकर के जाएंगे वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, फ्रेंडशिप होगी तो शेयर करेंगे, और वो बच्चे अपने घर में भी जाकर के कहेंगे कि मम्मी आप भी वो व्यंजन बनाइए जो मेरे फ्रेंड्स से की मम्मी बनाती है। तो वो मम्मी भी एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की रेसिपी को सीखेंगी और अपने घरों में बनाएंगी। तो इस तरह से जो स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र के व्यंजन हैं वो भी सीखने का अवसर इन कारणों से भी मिला, जिसमें उद्योग धंधे है और नौकरी है, ट्रांसफर्स हैं, ऐसे कई कारण हैं। और स्कूल में बच्चे एक दूसरे से जो सीखते हैं। हम खान पान के से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता एक महत्वपूर्ण तत्व है कि इसलिए राष्ट्रीय एकता के भी बीज मिल सकते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भी खान पान की जो संस्कृति, जो बदलती संस्कृति है, इसने सहयोग किया। राष्ट्रीय एकता के सूत्र इसी में छिपे हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे और एक दूसरे के भोजन को ग्रहण करेंगे, स्वाद लेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करेंगे। उनसे जब चीज़ें सीखेंगे, हमारी जो महिलाएं हैं एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे क्षेत्र के व्यंजनों को बनाना सीखेंगी, तो उनमें आपस में एकता भी स्थापित होगी। जो एक दूसरे के प्रति क्षेत्र के आधार पर दूरी है या जाति पात के आधार पर दूरी है, वो भी कम होगी और हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में उभर कर आएंगे। और ये हमें इसका लाभ भारत को मिला। मसलन उस देश की हम बोली वानी बोलियाँ, भाषा, वेशभूषा किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे को ज़्यादा जानेंगे, एक दूसरे के खान पान की चीज़ों को समझेंगे। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह भी है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। जो स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे या तो समाप्त हो गए हैं या उनका प्रचलन कम हो गया है, ये नई पीढ़ी उन व्यंजनों के बनाने की विधि नहीं सीख पा रही है या वो उतना महत्व नहीं दे रही है, तो उन व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। यानी उन्हें पुनः बनाने की विधियां सीखना सबको ज़रूरी है, उन्हें पुनः बनाया जाना चाहिए, उनकी गुणवत्ता को भी बरकरार रखना चाहिए। अब ऐसी चीज़ों को एथनिक कहा जाता है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो प्रचलन से लगभग बाहर हो गई हैं। तो ऐसे स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटल्स यानी 5 स्टार होटल्स के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देना चाहिए। यानी अब ऐसी चीज़ें जो एथनिक हो चुकी हैं वो 5 स्टार या बड़े होटल्स में प्रयोग की जाती हैं और लोग, उच्च वर्ग के लोग अधिक पैसा खर्च करके वहाँ उनका आनंद लेते हैं। लेकिन वो तो चीज़ें आम लोगों की थी। तो अगर हम उनको सीखें, उनको सिखाएं, नई पीढ़ी को भी उनसे अवगत कराएं, उनकी गुणवत्ता को भी बरकरार रखें, भले ही हम तीज त्यौहार या विशेष अवसरों पर बनाएं, तो उनका पुनरुद्धार होगा और वो चीज़ें पुनः प्रचलन में आ जाएंगी। घरों बाज़ारों से ये चीज़ें गायब हो चुकी हैं, ये एक दुर्भाग्य है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो गई। कुछ लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजगता से कि जलेबी है उसमें चीनी बहुत है, मिठाई बहुत है, लेकिन जब उसको बनाया जाता है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें बदलाव आ जाता है। वो उतनी हानिकारक नहीं होती है यदि शुद्ध रूप से बनाई जाए, और कभी कभी प्रयोग करने में ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब कहाँ मिलते हैं? मार्केट में कम चीज़ें प्रयोग करके या कम लागत की चीज़ों का प्रयोग करके अधिक मुनाफा कमाने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण से जो दुकानदार हैं वो उनकी गुणवत्ता पर से समझौता कर लेते हैं, या अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो उससे महंगे दाम वसूलते हैं
तो आम लोग खर्च नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये चीज़ें प्रचलन से बाहर आ गई और जैसे तैसे आलू और मिर्च वगैरह मसाला डाल करके और समोसे तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये जो मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे स्वादिष्ट, वो लगभग अनुपलब्ध हो रहे हैं, मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं, या बहुत गिनी चुनी जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वहाँ ही उपलब्ध होते हैं। तो इनके कारण से जो उनकी नई पीढ़ी के अंदर इनके प्रति जो उत्साह है वो कम हो जाता है। वो सोचते हैं ये तो ऐसी ही चीज़ें हैं, इनमें उतनी क्वालिटी नहीं है, जबकि उन्हें अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए तो वो भी बहुत ही पसंदीदा चीज़ें हैं। अचरज नहीं है, आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, अब उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है, यानी विशेष दुकानों में उन्हें जाकर के आपको लेनी पड़ती हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है, यानी हम अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए हम उन चीज़ों का प्रयोग कम करते हैं, या हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा पिछड़ापन दिखाई देगा। ये एक गलत चीज़ है। हम कम स्वादिष्ट या स्वाद के लिए या अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कम पोषक चीज़ें या जिसमें पोषकता ना के बराबर है, उन चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा। हम अपने घर में आलू को उबाल करके और अच्छे से उसको जो चिप्स तैयार किए जा सकते थे वो ना करके, बल्कि मार्केट में और पैकेट बंद, जिसमें बहुत से तेज़ मसाले पड़े हुए हैं, बहुत से केमिकल्स पड़े हुए हैं, उनका प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उससे स्टैंडर्ड तय होता है कि ये इस ब्रांड का है, ये लेस का है, ये इस कंपनी का है, इस तरह से। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, और ये चीज़ें हमारे स्वाद और स्वास्थ्य और सरसता के मामले में बहुत अनुकूल नहीं है। हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मसम्मान के साथ हमें उसमें अपने आप को पिछड़ापन या अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध हैं और स्वादिष्ट हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्र संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग अलग स्वाद नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे पास उपलब्धता ज़्यादा है, अवसर ज़्यादा है, विकल्प ज़्यादा हैं। जैसे कि हम प्रीति भोज यानी पार्टियों में जाते हैं, एट होम्स में जाते हैं, और वहाँ अलग अलग तासीर की यानी स्वभाव की अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं हमारे पास खाने के लिए, और हम एक ही अवसर पर सारी चीज़ें अपनी प्लेट में सजा करके रख लेते हैं या सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो वहाँ स्वाद क्या होता है, गड्ढमड्ढ हो जाता है। जैसे लोग जाते हैं, डोसा है, चाउमीन है, फिर ले लिया उन्होंने बतासे भी, चलो ले लेते हैं, पी लेते, टिक्की है, बाद में कॉफ़ी दिख जाती है तो चलो यार कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कॉफ़ी पी ली, फिर उनका अभी खाने का समय आ गया है तो पनीर भी है, दाल भी है, और सूखी सब्जियों अनेक प्रकार की होती हैं तो वो भी रख ली। फिर तो इस तरह से क्या है कि कई चीज़ें एक साथ जब हमारी प्लेट में आ जाती हैं तो हम किसी भी चीज़ का अच्छी तरीके से स्वाद नहीं ले पाते हैं। खान पान की मिश्रित व विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उन अच्छी चीज़ों में से किसी एक ही समय में कुछ ही चीज़ें चुनें, बाकी समय के लिए चीज़ें रखें, तब हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कई बार हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की चीज़ें, और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाली, विपरीत प्रकृति का मतलब कि कोई पकवान है जो आपको सर्दी की तासीर देता है, यानी ठंडा पैदा करता है, और कुछ गर्मी पैदा करते हैं, और हम एक ही साथ दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आप अभी कॉफ़ी पी रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर आपने आइसक्रीम ले ली, या चाय पी है और कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली, तो ये हमें नुकसान भी करेंगी। इसी तरह से आप गरिष्ठ चीज़ें एक साथ, पनीर की सब्ज़ी है, खोया पनीर है, वो भी ले लिया, फिर चने की दाल है, वो भी आपने ले ली, तो ये दोनों ही गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, आपने बहुत ज़्यादा, और बाद में आपने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। तो ये विपरीत प्रकृति के व्यंजन भी हम परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित और विविध संस्कृति बनी है, या जो लग यही रहा है कि ये और अधिक विकसित होने वाली है, आने वाले समय में इसका प्रचलन और अधिक बढ़ने वाला है, लेकिन हमें इसका लाभ लेना चाहिए, हमें इसके सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें जांच परख भी करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी स्थानीय चीज़ों से भी बहुत दूर ना चले जाएं, पोषक तत्वों की अनदेखी ना कर दें फास्ट फूड की वजह से,
या हम ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके इन सब चीज़ों के प्रयोग के साथ साथ हम अपनी सभी चीज़ों को और एक ही साथ विपरीत प्रकृति की चीज़ों को प्रयोग ना करें जिससे जो हमें स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो जाएं, हानिकारक हो जाएं। इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो खान पान की जो बदलती संस्कृति है या बदलती हुई चीज़ें हैं जो आपको अवसर मिले हुए, इसका नई पीढ़ी और पूरा देश इसका आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसमें राष्ट्रीय एकता के तत्व भी ढूंढे जा सकते हैं, इसमें हम आपस में एकजुटता भी पैदा कर सकते हैं और जो तमाम पूरे देश में एक तरह से अलगाव वाली जो चीज़ें हैं उनको भी हम इन कारणों से दूर कर सकते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 25 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है और मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट तक वीडियो सुनी होगी। यदि आपने सुनी हो और आपको पाठ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।